हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने और अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं तुगलक वंश। मध्यकालीन इतिहास की सीरीज चल रही है जिसमें हमने इस्लाम धर्म का वीडियो, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, गुलाम वंश का और खिलजी वंश का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। अब हम पहुंच गए हैं तुगलक वंश पर और आज हम बात करेंगे तुगलक वंश की, अच्छी तरीके से बात करेंगे और सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। इससे पहले अगर आपने प्राचीन कालीन इतिहास का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के टॉपिक वाइज मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दिए हैं और पिक्चर के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं और अपना प्राचीन कालीन इतिहास का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं तुगलक वंश। अगर तुगलक वंश की बात की जाएगी तो इससे पहले हमने बताया था कि जो खिलजी वंश के अंतिम शासक होते हैं जिनका नाम होता है खुसरो खां, इनकी षड्यंत्र के द्वारा क्या हत्या कर दी जाती है और इनकी हत्या करता है गयासुद्दीन तुगलक, जिसका नाम गाजी मलिक भी है और यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर जो तुगलक वंश है वो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश है। तो अब हम बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक की, जिनका शासनकाल रहता है 1320 से लेकर के 1325, यानी 5 वर्षों तक शासन करता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। तो काफ़ी बार क्वेश्चन भी आता है, आपको याद रखना है कि गाजी मलिक के नाम से किसने अपना राज्याभिषेक करवाया, तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। इनकी माता पंजाब की जाटनी थी और जो पिता थे वो करौना के तुर्क थे। करौना का मतलब होता है मंगोल और तुर्कों से मिलकर जो मिश्रित जनजाति बनती है उसे कहते हैं करौना। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए, यहाँ पर दोस्तों देखें कृषि के विकास के लिए, ठीक है, थोड़ी सी मिस प्रिंट कहीं कहीं हो सकती है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी मैनेज करना है कि कृषि के विकास के लिए इन्होंने अधिक नहरों का निर्माण करवाया है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि सल्तनत काल के किस राजा ने, किस शासक ने नहरों का निर्माण, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करते चलेंगे जिससे आपके माइंड में ये चीज़ें बनी रहें। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक पूरा चलता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसने कृषि एवं डाक व्यवस्था पर ध्यान दिया। ठीक है, इससे पहले जितने भी जो शासक हुए हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन गयासुद्दीन जो तुगलक था उसने सबसे पहले कृषि और डाक व्यवस्था पर ध्यान दिया। और बताया जाता है कि हर 5 किलोमीटर पर इसने एक डाक व्यवस्था जारी की थी जिससे कि जनता की जितनी भी जो समस्याएं हैं, जनता की जो गतिविधियां हैं वो राजा तक पहुंच सकें। कृषि के विकास के लिए इसने अनेक नहरों का भी निर्माण करवाया और जो गयासुद्दीन तुगलक के समय में जो कर चल रहा था, जो वो चला था 1/5 से लेकर के 1/3 जो कर व्यवस्था चल रही थी, उसमें इसने एक आदेश जारी किया और कहा कि इसकी अधिकतम कुछ भी कंडीशन हो जाए लेकिन अधिकतम जो बढ़ोतरी होगी या हो सकती है वो 1/10 से लेकर 1/12 ही होनी चाहिए। इससे अधिक किसी भी परिस्थिति में बढ़ोतरी, कर में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। तो ये आदेश जारी किया गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने एक अच्छा काम और किया। हमने जब आपको खिलजी वंश के बारे में बताया तो उसमें बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जो भी राजकीय कर्मचारी थे, जो अमीर थे, जो उलेमा थे, उनकी जो जागीरें थी उनको खालसा भूमि में परिवर्तित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, गयासुद्दीन ने क्या किया, जो अमीरों की भूमि थी उनको पुनः उनको वापस कर दिया। ठीक है, पहला काम ये किया। और दूसरा काम ये भी किया था कि जो धार्मिक, जो खुसरो खां ने अनावश्यक जो ज़मीनें बांट दी थी, जागीरें दे दी थी लोगों को, जो धार्मिक जागीरें दे दी गई थी, ऐसी जागीरों को इसने वापस भी ले लिया। इसीलिए अभी विवाद आगे आएगा निजामुद्दीन औलैया का, जो एक धार्मिक सूफी संत थे जिनको खुसरो खां ने अत्यधिक संपत्ति दे दी थी, अत्यधिक जागीर दी थी, और जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने वापस करने के लिए कहा, लेकिन निजामुद्दीन औलैया नहीं मानते हैं, जिससे गयासुद्दीन तुगलक नाराज़ हो जाता है और उनसे कहता है कि जब मैं दिल्ली आऊँगा तो आपकी पिटाई करूँगा। इसी पर निजामुद्दीन औलैया जो सूफी संत होते हैं वो भी कहते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है,
तो ये आज थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। अभी हम देख लेंगे सिंचाई के लिए कुआं और नहरों का निर्माण, डाक व्यवस्था, राजमार्गों पर ध्यान देना सबसे पहले प्रारंभ किया किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तो याद रखना पहला शासक है तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। इससे पहले हमने बताया था कि घोड़ा दागना, ठीक है, घोड़े पर अपना निशान लगाना, ठीक है, और चेहरा प्रथा ये लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी को। इसको गयासुद्दीन तुगलक ने बंद नहीं किया, बल्कि इसको और अच्छी तरीके से प्रभावी अच्छे काम थे गयासुद्दीन तुगलक के। और धीरे धीरे वो क्या कर रहा था, जनता के बीच में जा रहा था और जनता की कमियों को समस्याओं को समझ करके उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहा था। तो अब हम देख लेंगे गयासुद्दीन तुगलक का विजय अभियान। विजय अभियान में सबसे पहले इसने तेलंगाना विजय की। तेलंगाना विजय, तेलंगाना का उस समय जो शासक था वो राय प्रताप रुद्रदेव था, जो जिसने क्या किया, अपने आप को दिल्ली से स्वतंत्र कर लिया और वार्षिक कर देने से मना कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ कि जो पुत्र था गयासुद्दीन, जो तुगलक का जो पुत्र था जौना खां, जिसे जौना खां, ठीक है, जौना खां को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जहाँ जहाँ जौना खां नाम आएगा वो मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, कि नेतृत्व में सेना भेजी तेलंगाना पर, सेना भेज करके और उस तेलंगाना पर विजय प्राप्त की। और इस युद्ध के बाद जो जौना खां था उसका नाम जौना खां, जूना खां, ठीक है, का नाम क्या पड़ गया, मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कौन से? ठीक है, सा पहला युद्ध पश्चात में बंगाल अभियान होता है। बंगाल अभियान स्वयं गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में किया जाता है, यानी स्वयं जो सुल्तान है वो युद्ध के लिए आगे बढ़ता है और नेतृत्व करता है और बंगाल अभियान करता है। और वहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं नसरुद्दीन, ठीक है, नसरुद्दीन के कहने पर ही गयासुद्दीन तुगलक किया जाता है, अधिक आक्रमण करता है बंगाल पर और वहाँ के शासक को हराता भी। हराने के पश्चात में नसरुद्दीन को वहाँ का शासक बना देता है और वहाँ से राजस्व प्राप्त करता रहता है। ठीक है, जब वहीं से बंगाल से वापस आ रहा होता है तो उस समय सूफी संत होते कौन, हमने बताया निजामुद्दीन औलैया। ठीक है, इनसे कहता है कि आप संदेश भेजता और कहता है कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, जब मैं दिल्ली पहुँचूंगा तो आपको दंड दूंगा। जिससे निजामुद्दीन औलैया ये कह देते हैं, संदेश भिजवा देते हैं कि हुजूर दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है, क्या कहते हैं, दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो ये चीज़ कहते हैं कौन, निजामुद्दीन औलैया। क्योंकि हमने बताया कि उस समय जो भी राज्य की भूमि थी, जो भी अनुदान की भूमि थी, उन भूमि को वापस ले रहा था कौन, ये गयासुद्दीन तुगलक। और जो अमीरों की भूमि जो ली गई थी उनको वापस किया जा रहा था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। जो खुसरो खां के द्वारा अनावश्यक जो धार्मिक भूमि जो दान की गई थी उनको वापस ले रहा था। तो अब हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस प्रकार से होती है। बंगाल अभियान, देखिए जिस प्रकार से निजामुद्दीन औलैया जी कहते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, उसी के एवज में क्या होता है कि ये वहाँ से आ रहे होते हैं और रास्ते में ही एक स्थान पड़ता है तुगलकाबाद, और वहाँ पर इनका भव्य स्वागत करता है इनका पुत्र जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, वहाँ पर एक लकड़ी का भव्य महल बनवाता है और उसी में प्रवेश करते समय ही वो महल, लकड़ी का महल गिर जाता है और उसी के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक का अंत हो जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा बना हुआ है दोस्तों, वो बना हुआ है तुगलकाबाद में। ये तुगलकाबाद में ही स्थित है, जो गयासुद्दीन तुगलक का निज़ाम में आता है। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की या फिर जौना खां के बारे में। इसका जो शासनकाल रहता है तो 26 वर्षों का शासनकाल रहता है, 1325 से लेकर के 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था वो क्या नाम था, फ़खरुद्दीन मोहम्मद जौना खां। क्या नाम था, फ़खरुद्दीन मोहम्मद जौना खां। मुबारक खिलजी, जब खिलजी वंश चल रहा था, मुबारक खिलजी के समय ही इसको आमिर ए आखूर पद प्रदान किया गया था। कौन सा पद, आमिर ए आखूर। ठीक है, अस्पदल जो अस्तबल का प्रधान। गयासुद्दीन तुगलक जब राजा बनते हैं और इसे क्या युवराज घोषित कर देते हैं,
यानी कि हमारे बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद में जो अगला शासक होगा वो कौन होगा, वो मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां ही होगा। और इसे एक उपाधि भी प्रदान करते हैं, उलूग खां की उपाधि। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में अगर कंपेयर किया है तो सबसे विद्वान सुल्तान था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ये नित्य नए प्रयोग करना चाहता था, इसीलिए इसकी योजनाओं के अनुसार इसको स्वप्नशील, यानी जो अगर सपने में भी देखता था तो दूसरे दिन उसको लागू करने के लिए ये प्रभावित हो जाता था, सोचता था। इसीलिए स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा जाता था। चाहे इसे किसी का रक्त ही क्यों ना बह जाए, लेकिन ये अपने स्वप्न को पूरा करने की कोशिश करता था, तो इसीलिए ये संज्ञा दी गई है। राजमुंद्री अभिलेख के अनुसार ज्ञात होता है कि दुनिया का इसे खान भी बोला गया। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आपको याद रखना कि दुनिया का खान किसे बोला गया है, ये बोला गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। इसने क्या किया, कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसने एक विभाग की स्थापना की, जिसका नाम है दीवान ए कोही, जिसे कृषि विभाग भी कहा जाता है, जो काफ़ी बार एग्जाम में आपको याद रखना कि दीवान ए कोही यानी कि सबसे पहले जो कृषि पर ध्यान दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया। और इसके अतिरिक्त एक विभाग भी बनाया जिसका नाम था दीवान ए कोही। अब यहाँ पर देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के जो प्रशासनिक कार्य हैं वो कौन कौन से कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रशासनिक कार्य, उसने सबसे पहले क्या किया कि अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपनी सेना को अच्छा वेतन देने के लिए, अपनी जनता के लिए अच्छे राजमार्गों के निर्माण के लिए और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसने क्या किया, जो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र था, दोआब का क्षेत्र था, वहाँ पर क्या किया, इसने कर में वृद्धि कर दी। ठीक है, और जहाँ जहाँ पर कम धन उत्पादन होता, जहाँ की भूमि अच्छी नहीं थी, वहाँ का जो कर था वो कम कर दिया, लेकिन दोआब की भूमि पर क्या किया, कर बढ़ा दिया, जिसके कारण क्या होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश होता है यूँ है कि जैसे ही कर ये वृद्धि करता है, कहाँ पर, दोआब में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण अकाल पड़ जाने के बाद भी वो जो खबर है वो राजा तक नहीं पहुँचती है, और जनता से यानी किसानों से कर जो वृद्धि की जाती है उसी के अनुसार कर वसूला जाता है, जिससे जो किसान हैं वो विद्रोह कर देते हैं, और जब तक उसे पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन फिर भी बाद में वो क्या करता है, कृषि के उत्पादन वृद्धि के लिए वो वहीं पर क्या करता है, जो जनता को है वो अधिक ऋण देने लगता है, ऋण मुहैया कराता है, और दीवाने को ही नामक विभाग की स्थापना भी करता है, जिससे कि जो किसान वर्ग हैं इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। दूसरा काम ये क्या करता है, तो उस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सांकेतिक मुद्रा का अत्यधिक प्रचलन चल रहा था, क्योंकि इससे पहले जो राजा यूज करते थे चांदी के सिक्के यूज करते थे, सोने के सिक्के यूज करते थे, जिससे चांदी और सोने के सिक्कों का क्षरण होता था, नुकसान होता था, वो घिस जाते थे धीरे धीरे, घिसने से। और उस समय अगर बात की जाए तो चांदी और सोने की कमी भी पड़ रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि और आसपास के क्षेत्र में, अगर चीन में जो राजा राज कर रहे थे और इसके जो आसपास का क्षेत्र था, वहाँ पर जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था, और इसीलिए इसने भी सोचा कि हम सांकेतिक मुद्रा चलाएं, और इसने क्या किया, कांसे के सिक्के चला दिए, जिसकी वजह से और उसकी ढलाई एकदम इतनी सरल थी कि घर घर में कांसे के सिक्के छपने लगे, और जो ओरिजिनल सिक्के थे उनको लोग एकत्रित करके रखने लगे, जिससे कि क्या हुआ कि समाज में जो मुद्रा थी, मुद्रा का चलन इतना अधिक बढ़ गया कि अंत में क्या हुआ, उन सारे यानी जो नकली भी मुद्राएं थीं, जो कांसे की मुद्रा थी, उनको उसने वापस लिया, सुल्तान ने वापस लेना ही पड़ा उससे, क्योंकि अत्यधिक जो नकली सिक्के बनने लगे थे, और उसको वापस लेकर के क्या किया, चांदी के सिक्के उनके बदले में वापस किया, तांबे के सिक्के उसके बदले में वापस किए, चांदी और तांबे के सिक्के वापस किए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो जनता में यह जो इसकी योजना थी सांकेतिक मुद्रा वाली, ये असफल साबित हुई। इसके अतिरिक्त फिर क्या हुआ कि राजधानी का परिवर्तन, देखिए जो राजधानी थी दिल्ली थी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ की जो राजधानी थी और जो मंगोलों का जिस प्रकार से आक्रमण हो रहा था, तो इसने निश्चय किया, इसने दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं कि अपनी हम राजधानी, द्वितीय राजधानी भी बनाते हैं, और वो राजधानी इसने बनाई देवगिरी या दौलताबाद। ठीक है, जो दक्षिण
भारत की राजधानी, यानी जो दक्षिण भारत की राजधानी है देवगिरी या दौलताबाद, जो कि बहुत ही उस समय का विस्तृत क्षेत्र था, बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। तो वहाँ पर उसने द्वितीय राजधानी अपनी बनाई और यहाँ से जितने भी लोग थे, जितने भी यहाँ की सुख सुविधाएं थी, जितनी भी यहाँ के की वस्तुएं थी, इनको पहुँचा करके क्या किया, इसने पहुँचाया कहाँ पर, देवगिरी दौलताबाद। वहाँ पर रास्ते में इतनी समस्याओं का समाधान लोगों को करना पड़ा, आम जनता को करना पड़ा, कि जिससे कि बहुत सी जो जनसंख्या थी वो मारी गई, उसमें भूख प्यास से व्याकुल होकर मर गई, जिसके कारण जनता में असंतोष फैल गया। और 2 वर्षों के बाद में उसे एहसास होता है कि ये मैंने बहुत ही गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली थी, यहाँ पर मंगोलों का आक्रमण लगातार हो रहा था, यहाँ पर विद्रोह हो रहे थे, जिसके कारण 2 वर्ष के पश्चात में इसे फिर अपनी राजधानी देवगिरी से यानी दौलताबाद से स्थानांतरित करनी पड़ी, कहाँ पर, दिल्ली में। और इस प्रकार की जो इसकी ये एक मूर्खता थी, सोचा तो इसने बहुत अच्छा था, लेकिन ये लास्ट में ये बिल्कुल भी इसकी मूर्खता साबित होती है, और जिसके कारण क्या होता है कि इसका जो जनता के प्रति अत्यधिक असंतोष फैल जाता है और जनता विद्रोह करने लगती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त खुरासान का अभियान, देखिए खुरासान जो क्षेत्र है ये ईरान और इराक का क्षेत्र होता है। ठीक है, और वहाँ पर अधिकार करने के लिए ये क्या करता है, लगभग 3 लाख सैनिकों को, 3,35,000 सैनिकों को क्या करता है, एकत्रित करता है। एकत्रित करने के पश्चात में उनको 1 वर्ष का एक्स्ट्रा वेतन दे देता है, 1 वर्ष का वेतन दे देता है पहले, जिससे कि ये अच्छी तरीके से काम करें, और काम करने के पश्चात में ये इस विजय में किसी भी प्रकार से खुरासान पर विजय प्राप्त करें। तो इसीलिए क्या करता है, ये पहले ही 1 वर्ष का वेतन दे देता है। लेकिन होता यूँ है कि खुरासान पर अधिकार करने के लिए उसे पहले मंगोल और चीन और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक, इन तीनों में क्या होता है, संधि हो जाती है। युद्ध करने से पहले ही संधि हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो पैसा दिया रहता है, जो जिसके कारण क्या होता है, राजकोष खाली हो जाता है, क्योंकि इनको 1 वर्ष का पहले ही पैसे दे दिया जाता है कितने सैनिकों को, जिससे राजकोष खाली हो जाता है और जनता में फिर से क्या होता है, असंतोष फैल जाता है, जनता परेशान हो जाती है, और इसके साथ साथ में राजकीय कोष भी खाली हो जाता है। और जो कराची अभियान, इसके पश्चात में सोचता है कराची अभियान करने के लिए। कराची जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड का क्षेत्र होता है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का क्षेत्र होता है, जो अत्यधिक पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र होता है। वहाँ पर जब अभियान करता है ये, तो वहाँ पर काफ़ी सैनिकों को भेजता है, लेकिन वहाँ से कोई भी सैनिक वापस नहीं आता है। सभी भूख प्यास से और बर्फ़ से और दुर्गम पहाड़ियों से इन रास्तों से मर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसे अपनी भूल का एहसास होता है। और तो इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल राजा की संज्ञा दी गई है। तो ये सब समस्याएं होती हैं। मोहम्मद बिन तुगलक चाहता तो है अच्छा करना, लेकिन उसके साथ में हमेशा थे मोहम्मद बिन तुगलक, और इनकी जो जितनी भी ये योजनाएं हैं वो सब निराधार साबित होती हैं, जिससे कि इनको समस्या का समाधान करना, समस्या का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद बिन तुगलक का अंतिम समय क्या होता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही जो दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना हो जाती है, और इसी के साथ में 1347 ईस्वी में एक और बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना होती है, अलाउद्दीन बहमन शाह के नेतृत्व में। अंततः क्या होता है, 20 मार्च 1351 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी का कहना है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल जाता है, ये बदायूनी ने कहा है, और ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इस प्रकार के कार्य थे मोहम्मद बिन तुगलक के। करना तो चाहता था बहुत अच्छा, लेकिन हमेशा आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की अवस्था में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही जनता को खुश करने के लिए अनेक कार्य करता है।
ये एक प्रकार से बहुत अच्छा राजा होता है और इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी बोला गया है। ठीक है, इसने क्या किया, सबसे पहले इस्लाम धर्म में जो शरीयत के अनुसार शासन करना प्रारंभ कर देता है। जो भी शरीयत में लिखा गया उन चीज़ों को मानता है और उसके अनुसार ये कार्य करना प्रारंभ कर देता है। सबसे पहले ये क्या करता है, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले अनेक प्रशासनिक एवं लोक कल्याणी कार्य किए और जिससे इनको प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई। कुछ विद्वान इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने एक काम और किया कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। भाई अभी तक जो सबसे पहले जजिया कर लागू किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लागू किया गया था, जिसमें ब्राह्मणों को छूट दी गई थी। ठीक है, ब्राह्मणों को छूट दी गई थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, आपको पता है। और जजिया कर से बच्चों, बूढ़ों, है ना, विकलांग एवं ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा गया था, है ना। इसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, महिलाएं थी, विकलांग, ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा गया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, याद रखनी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के आरंभिक कार्य यानी जो प्रारंभ किया उसने कौन कौन से कार्य किए जनता को रिझाने के लिए। सबसे पहले जनता को संतुष्ट करने के लिए उसने क्या किया, सभी प्रकार के जो कर्ज थे, जो राजकीय कर्ज थे, ऐसे कर्जों को माफ कर दिया। कितना अच्छा काम किया कि जितने भी कर्ज थे लोगों के पास में, उन कर्जों को सबसे पहले माफ कर दिया। तो ये काम बहुत ही अच्छा किया फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। दूसरा क्या करता है, अभी तक जो कठोर दंड दिए जा रहे थे, मृत्यु दंड दिया जा रहा था, शारीरिक दंड दिए जा रहे थे, इन शारीरिक दंडों पर भी रोक लगा दी। ये भी काम बहुत अच्छा किया। मृतक सुल्तान एवं राज्य, जैसे जो मृतक सुल्तान, इससे पहले जितने भी सुल्तान जो मर गए उनकी कब्रों पर, है ना, या उनके स्थान पर एवं राज्य में शहीद होने वाले सैनिकों पर फिरोज शाह एकदम उदार व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था और उनकी कब्रों पर जाता था और वहाँ पर उसने मज़ारों का निर्माण करवाया, उनको पक्का बनवाया। इसके साथ साथ में उसके इन सभी के लिए वो शाही भोज का भी आयोजन करता था जिससे कि जनता खुश हो जाए। इसने 24 प्रकार के जो कर लगते थे, इन करों को सबको हटा दिया, केवल 4 प्रकार के ही कर रखे। एक तो जक़ात, जजिया, खराज और खुम्स। ठीक है, इसमें जक़ात क्या होता है, ये जक़ात जो होता है वो दोस्तों मुस्लिम के द्वारा जो एक कर दिया जाता है, कर क्या मतलब दान दिया जाता है, उस दान को जक़ात बोला जाता है। और जजिया होता है, हमने इससे पहले जजिया के बारे में बताया कि जजिया कर जो कुछ जो बच्चों, महिलाओं, विकलांग, ब्राह्मणों, इन सबको छोड़ कर के जजिया कर लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। खराज और खुम्स, खुम्स क्या होता था, जो लूट का धन होता था उसे क्या क्या कहा जाता है, खुम्स कहा जाता है। खराज क्या होता है, एक प्रकार का कर होता था जो लोगों को देना पड़ता था। उपज के अनुसार जो कर का निर्धारण किया गया था वो 1/4 से लेकर के 1/5 निर्धारित किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया गया था। यदि कोई भी सरकारी पद पर रहते हुए, सेवा करते हुए कोई व्यक्ति अगर मृतक हो जाता है तो उसके स्थान पर उसके परिवार के दूसरे व्यक्ति को रखा जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जिससे कि लोग अधिक से अधिक सैनिक सेवा में भाग लेने लगे, अधिक से अधिक वो राजकीय कार्यों में भाग लेने लगे, क्योंकि उनके अगर वंश का, उनके परिवार का एक सिक्योरिटी हो गई, जिससे के कारण वो अधिक से अधिक राजा के कांटेक्ट में आने लगे। इसने क्या किया, दो चीज़ें चलाई, इसको आपको याद रखना क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, वजह और इतलाक। ये वजह क्या होता था, तो नगद वेतन की जगह पर, देखो इससे पहले हमने बताया था कि जो वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देना प्रारंभ किया और इस 1 वर्ष पहले का ही अग्रिम वेतन दे दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, सॉरी। तो इसने क्या किया, नगद भूमि के स्थान पर, खजाना पहले ही खाली हो गया था, इसने नगद भूमि के स्थान पर इसने क्या किया, भूमि दे दिया और भूमि पर कर वसूलने का अधिकार दे दिया कि आपको भूमि दे दी जाएगी, आप उससे कर वसूलिए और उससे अपना वेतन प्राप्त कीजिए। इसके अतिरिक्त इसने पत्र व्यवस्था भी जारी कर दी।
अगर राजा के पास में पैसे नहीं होते थे तो वो पत्र जारी कर देते थे, पत्र के अनुसार एक प्रकार की चेक प्रदान कर देते थे जिससे कि वो भविष्य में बजा सकता है, तो भविष्य में प्राप्त व्यवस्था लागू की फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के अगर कार्य देखेंगे तो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि ये तो बता ही दिए हैं कि सभी प्रकार के कर्ज माफ कर दिए, मृत्युदंड, शारीरिक दंड। तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं, कहाँ तक, ये वजह और इतलाक तक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के पास में 1,80,000 दास थे। दासों की संख्या बहुत अधिक थी, कितनी थी? 1,80,000, जिनको वह वेतन प्रदान करता था। 10 से लेकर के 100 टंका तक उनको वार्षिक वेतन भी देता था। इसके अतिरिक्त उसने सिंचाई और कृषि विभाग के लिए जो काफ़ी व्यवस्थाएं की थी, नहरों के विकास के लिए काम किया था। चिकित्सा के लिए उसने दारुल सफ़ा नामक एक राजकीय अस्पताल भी खुलवाया था। तो ये चीज़ याद रखना क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, दारुल सफ़ा। ठीक है, अच्छाइयाँ थी फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात में उसके 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है फतेह खां, दूसरे का नाम होता है मोहम्मद खां। ठीक है, मोहम्मद खां की मृत्यु पहले ही हो जाती है उसके जीते जी, और फतेह खां बाद में क्या करता है? राजा बनता है। और उसके पश्चात में तुगलक शाह द्वितीय राजा बनता है, फिर अबू बकर बनता है। फिर तुगलक वंश का जो अंतिम शासक होता है वो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद होता है, जिसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण होता दिल्ली पर। और ये एक प्रकार का मदिरा पान करने वाला व्यक्ति होता है, शराब पीने वाला व्यक्ति होता है, और ये एक प्रकार का अयोग्य शासक होता है। जैसे ही तैमूर लंग क्या करता है? आक्रमण करता है, डर के मारे दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। दिल्ली छोड़कर ये चला जाता है गुजरात, और वहाँ से तब तक नहीं आता है जब तक इसके एक मंत्री होते हैं, वजीर होते हैं, जिनका नाम होता है मल्लू खां। मल्लू खां स्वयं जाते हैं गुजरात और सुल्तान को बुला करके लाते हैं दिल्ली, और उसको उसके पश्चात में दिल्ली की गद्दी पर बैठाते हैं। तो इस प्रकार से 1414 ईस्वी में महमूद शाह की भी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के साथ में तुगलक वंश भी समाप्त हो जाता है, इसका अंत हो जाता है, और एक नया वंश प्रारंभ होता है, सैयद वंश। और सैयद वंश की बात करेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये बात हुई जो मेन यहाँ के जो शासक थे, वो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, जिनके बारे में हमने चर्चा की, और उसके पश्चात में मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां, और फिर फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इनके कार्यों के बारे में डिस्कस किया। और अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन हम पूछा गया है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो वो आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो यात्री था दोस्तों अफ्रीका का, यानी मोरक्को का। सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला कौन सा राजवंश था? तो वो राजवंश था, हमने बताया था, तुगलक वंश। नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, सबसे पहले जिसने नहरों का निर्माण किया वो थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, सबसे पहले। किस शासक की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी के महल गिरने से हो गई थी? तो मृत्यु हो गई थी दोस्तों किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। इतिहासकारों ने किसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है? किसे कहा है? तो वो कहा है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, दिल्ली फिरोज शाह सल्तनत का अकबर। हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है, या किस सूफी संत ने ये बात कही थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने, निजामुद्दीन औलैया, बख्तियार काकी, या शेख सलीम चिश्ती ने? तो ये बात कही थी निजामुद्दीन औलैया ने। ठीक है, इसकी डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर, या किसके लिए बोला गया था? यह बोला गया था गयासुद्दीन तुगलक के लिए। ठीक है, किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। दीवान एक कोई किस प्रकार का विभाग है? तो यह जो विभाग है दोस्तों ये है कृषि विभाग। तो ये वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बारी बारी से क्या करेंगे हम, आपकी इतिहास और भूगोल और विज्ञान, इस प्रकार के सारे सब्जेक्ट आपके जो जीएस से रिलेटेड हैं उनको हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और मस्त रहिए।